तो मैम स्पेल सच में इतनी जल्दी काम करती हैं? हर किसी के लिए अलग अलग काम करते हैं एंड वेरी स्पेसिफिकली पहले उनकी एक रीडिंग होती है, टेरो रीडिंग होती है। ओके। क्लाइंट आएगा, कई बार क्लाइंट झूठ भी बोलता है, बहुत, क्योंकि अलग अलग भिन्न भिन्न जी, प्रकार के जी। केसेस आते हैं, तो हर इंसान अपना विक्टिम कार्ड प्ले करता है। जी। तो मैम अगर मैं किसी को जानता नहीं हूँ, उसके लिए भी स्पेल करवा सकता हूँ? नहीं, आजकल स्पेल को ब्लैक मैजिक से बहुत जोड़ा जाता है मैम। मैं हर महीने अपने लिए मनी स्पेल्स बहुत करती हूँ। जो लोग बहुत खुश रहते हैं उनके काम बनते रहते हैं, जी। है ना। वो पढ़ के भी नहीं जा रहे हैं, वो जय माता दी टिक कर रहे हैं, वो तब भी पास हो रहे हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे स्पेल कास्टर हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ट्रू स्पेल कास्टर है? स्पेल्स इस तरीके से बैकफायर करती भी नहीं, ये सिर्फ डराने वाली बात है। स्पेल करना क्या स्पिरिचुअली इलीगल है? सॉर्ट ऑफ मैं कहूँगी हाँ। सबसे पहले तो भगवान ही नहीं है, मेरे ही क्लाइंट ने मर्डर किया है, बट ये उसका धर्म है कि उसको प्रूव करना है जज साहब के सामने कि मेरा जो क्लाइंट है वो इनोसेंट है। बिलोंग टू आपका अगर पार्टनर है और आपको लगता है कि आप उसे इमोशनल अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पे वो सबसे पहले ट्रिगर हो जाता है। 3-5 के पास दोनों नंबर ऐसे हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। एक्चुअल में सिर्फ 4 नंबर ही है जो चीट करने के बाद भी माफ़ करने की बूता रखता है, वो कर देगा आपको। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं राना की राय शिविका राणा जी। वेलकम टू जतिन पॉडकास्ट मैम। कैसे हो आप? वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड, थैंक्स मैम। तो मैम हमने आपके पेज पे काफ़ी फीडबैक देखे हैं कि आपने स्पेल्स किया, किसी ने अनब्लॉक कर दिया उसको, या किसी का प्यार चला गया था वो वापस आ गया है। तो बेसिकली मैम स्पेल्स होता क्या है? स्पेल्स जतिन, इट इज़ अ टाइप ऑफ टूल ओके। बेसिकली। ऑकल्ट में जैसे अलग अलग तरीके के टूल्स होते हैं। कुछ ऐसी स्टडीज़ होती हैं जिनसे हम पहले फ्यूचर को जानते हैं, कुछ ऐसी स्टडीज़ होती है जिनसे हम फ्यूचर को कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि ओके। न्यूमरोलॉजी से हम कैलकुलेट करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से हम मैपिंग देखते हैं कि हम्म। पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से हम क्या लेकर आए हैं। हम्म। उसी तरीके से कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनसे हम चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं कि अगर ओके। हमारे किस्मत में ऐसे ऐसे लिखा था बट हमसे कुछ गलतियां हो गई, हम्म। हमारे ट्रॉमास की वजह से, हमारे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स की वजह से, हमारे एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आने की वजह से। ओके। तो इस तरीके के जो टूल्स होते हैं, स्पेल्स हुआ, मैजिक हुआ, अलग अलग तरीके के टूल्स, इनसे आप उन गलतियों को रेक्टिफाई कर पाते हो, ठीक कर ओके। पाते हो, और आप वापस से जो आप गलती से गलत ट्रैक पे चले गए थे वापस से रीस्टार्ट कर पाते हो। हम्म। तो स्पेल्स आप बहुत इंटेंटफुली यूज़ करने चाहिए। ये डायरेक्टली ऐसे नहीं होते हैं कि किसी ने भी किसी पे भी कुछ भी कर दिया। बहुत सोच समझ के, सही फ्रीक्वेंसी में, सही इंटेंशन के साथ, सही दिन पर, सही प्रोसेस से, ओके। तब उसका बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है। तो मैम स्पेल सच में इतनी जल्दी काम करते हैं? हर किसी के लिए अलग अलग काम करते हैं ओके। एंड वेरी स्पेसिफिकली। जैसे अगर मेरे पास 5 क्लाइंट्स आए हैं तो पांचों का पहले रीडिंग होगा, पहले उनकी एनर्जी देखा जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। एंड सबसे खतरनाक फ्रीक्वेंसी हो जाती है फियरफुल फ्रीक्वेंसी। जो इंसान डर में आया है कि मुझे ये इंसान छोड़ ना दे या मुझे मेरा इंसान वापस चाहिए, इस तरीके के इंटेंशन से आया है, नेगेटिव थॉट ऑलरेडी है मैम उसको। नेगेटिव थॉट्स ऑलरेडी हैं। और सबका अलग अलग, किसी को हम्म। डेस्परेशन ज़्यादा होता है, किसी को ऑब्सेशन ज़्यादा होता है, किसी को फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है कि बस मेरा इंसान मुझे छोड़े ना। उसे पता है कि उसे अपने इंसान से प्यार नहीं है, जी। बट उसे बस वो डर है कि मैं छोड़ नहीं सकता, जी। तो इसलिए उसको स्पेल करवाना है। तो सबके, एज अ रीडर, सबके इंटेंशन देखने पड़ते हैं, सबके तरीके देखने पड़ते हैं कि कौन किस इंटेंशन से आया है। उनके इंटेंशन और उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उन्हें रेमेडीज देने पड़ते हैं कि अभी पहले आप 1 महीना ये करो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, न्यूट्रल पर लेकर आओ, उसके बाद हम स्पेल स्टार्ट करेंगे। ओके। किसी किसी का होता है कि हाँ, आपका स्पेल हम तुरंत आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं या 1 हफ्ते से स्टार्ट कर सकते हैं। यूजुअली केसेस में होता है कि 1 महीना पहले रेमेडीज करके आओ, एनर्जी बैलेंस करके आओ, एंड देन वील स्टार्ट योर स्पेल्स। अब स्पेल के दौरान भी उनकी क्या एनर्जी रही है, उन्होंने कितना उन रेमेडीज को एक्चुअल में किया, फॉलो किया। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल नहीं किया, फिर आके बोलते हैं स्पेल काम नहीं किया। मुझे जी। पता है आपने रेमेडी नहीं किया, जी। मुझे एग्जैक्टली पता है, आपका साफ ऑरा में दिख रहा है कि आप जी। इतने इम्बैलेंस इंसान हो। आपका बात करने का तरीका, आपका क्वेश्चन बताने का तरीका बता देता है कि आपने रेमेडीज किया है कि नहीं किया है। और जो क्लाइंट्स रेमेडीज करके आते हैं, जी। प्रॉपर अपना अपने ऊपर जेन्युइनली काम कर रहे हैं, उनको जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो करके आए हैं, उनमें मैसिव चेंज, मतलब विद ओके। इन 2 days, विद इन 3 days, विद इन अ ओके। वीक दे सी बिग रिजल्ट्स फ्रॉम द स्पेल। ओके। कुछ लोग होते हैं वो चाह रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी
एनर्जी नहीं हो पा रही है बैलेंस, एक इम्बैलेंस है उनकी एनर्जी में कॉन्स्टेंटली, तो महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो और स्पेल हो चुका है आपका, तो 110% आपका स्पेल काम करता है। तो स्पेल के लिए एनर्जी भी चेक करते होगे मैम आप? कैसे चेक करते हो? हाँ, मतलब पहले उनकी एक रीडिंग होती है, टेरो रीडिंग होती है। ओके। क्लाइंट आएगा, कई बार क्लाइंट झूठ भी बोलता है, बहुत, क्योंकि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के केसेस आते हैं, तो हर इंसान अपना विक्टिम कार्ड प्ले करता है। बट जब वो इंसान अपनी कहानी बता रहा है एज अ रीडर, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम साथ के साथ वो स्टोरी रीचेक भी करते रहते कि ये जो सामने वाला बोल रहा है ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, ऐसा तो नहीं सिर्फ अपनी साइड की स्टोरी बता रहा है या सामने वाले की साइड की स्टोरी नहीं बता रहा है। तो वो सब भी हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने एक बार केस उठा लिया कि हाँ हम आपके लिए स्पेल करेंगे, फिर वो स्पेल काम भी करेगा, आपको पता है, आप अगर आप करने बैठोगे तो स्पेल काम करेगा। बट किसी का नुकसान हो गया, किसी के साथ कुछ गलत हो गया, तो बैक स्टोरी बहुत चेक करनी पड़ती है। एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आई थी और उन्होंने अपना पूरा विक्टिम कार्ड प्ले किया कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, मुझे इंसान चाहिए, इसने मुझे धोखा दिया है, ये वो। बट रीडिंग जब मैं उनकी कर रही हूँ साथ के साथ ही नीचे, तो बिल्कुल उल्टा रीडिंग आ रहा है। रीडिंग ये आ रहा है कि उस इंसान ने इनको कभी कमिटमेंट भी नहीं दी, कभी रिलेशनशिप भी नहीं था। शी जस्ट गॉट ऑब्सेस्ड बिकॉज शी लाइक्ड हिम, दे वर्कड इन ऑफिस टुगेदर, तो बस उनको वो ऑब्सेशन हो गया, ये हो गया। उन्होंने मेरे कहीं से फीडबैक्स देखे होंगे कि स्पेल्स काम करते हैं एंड एवरीथिंग, एंड वो आए, उनका ये था कि बस स्पेल हो जाए, बस स्पेल हो जाए। तो मैंने उनको समझाया कि मैम ये सही नहीं है आपके लिए, और ऐसा ऐसा सिनेरियो आपको नहीं करवाना चाहिए। बट वो जिद पे अड़ गए कि नहीं मुझे तो करवाना है, मुझे तो करवाना है, ये वो करके। तो उनको बहुत मुश्किल से मना करना पड़ा, एंड ये बहुत इनिशियल स्टेज पे हुआ था। उसके बाद से मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे लोग भी बहुत आ सकते हैं जो बहुत गलत इंटेंशन से आ रहे हैं स्पेल करवाने के लिए, तो उनको हमें मना करना पड़ता है। पहले ऐसा होता था कि हमारे पेज पे आप डायरेक्ट जाके स्पेल बुक कर सकते हो, बट अब ऐसा नहीं होता है। अब आपको पहले एक रीडिंग लेना पड़ेगा, इफ़ आई अप्रूव कि हाँ आपको स्पेल लेना चाहिए या मैं आपका स्पेल करूँगी, तभी आपका स्पेल होगा, अदरवाइज आपका स्पेल नहीं होगा। तो मैम अगर मैं किसी को जानता नहीं, मैं उसके लिए भी स्पेल करवा सकता हूँ? नहीं होगा ना काम। अगर आप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, आपका कोई स्टोरी नहीं है, मतलब एथिकल नहीं है, वही ना, जैसे कि वो तो जानते भी थे सब कुछ है, बट आई नो द स्टोरी, तो इट्स यू हु हैव टू डिसाइड एज अ रीडर, एज अ स्पेल कास्टर, कि आप वो स्पेल उठाओगे कि नहीं उठाओगे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्पेल सबके लिए सेम काम करते हैं मैम? नहीं, अगेन उनकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, एनर्जी टू एनर्जी रिलाई करता है, उन्होंने कितना अपने ऊपर काम किया है उसके बेसिस पे काम करती है। और कई लोगों की जब ये होता है कि दो लोगों के रिलेशनशिप में कुछ अपना इशू आ रहा है, अपने नेगेटिविटी आ गए हैं, तो अलग स्पेल काम करता है। अगर किसी का रिलेशनशिप है जिसमें बहुत फैमिली का इन्फ्लुएंस है तो अलग काम करता है, किसी का थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो अलग काम करता है, किसी का चीटिंग वाला केस चल रहा है तो उसमें अलग काम करता है। तो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्पेल्स के जो रिजल्ट्स हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। आजकल स्पेल को ब्लैक मैजिक से बहुत जोड़ा जाता है मैम। स्पेल और ब्लैक मैजिक में बहुत फ़र्क है। ब्लैक मैजिक स्पेल, अगर हम ऐसे समझें कि 3 तरीके के ब्लैक मैजिक होते हैं, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। वाइट मैजिक का मतलब है कि मैं अपने लिए कोई मैजिक कर रही हूँ, बट उस मैजिक से दुनिया में किसी का कोई बुरा नहीं हो रहा है, उसे हम वाइट मैजिक के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ग्रे मैजिक का मतलब है कि मैं आपके लिए कोई मैजिक कर रही हूँ, किसी और के लिए कर रही हूँ, पर उसमें अगेन दुनिया में किसी का कुछ बुरा नहीं हो रहा है, आप अपने ही लक का बस पहले उठा रहे हो, किसी और का हक मार के नहीं उठा रहे हो, ठीक है। ब्लैक मैजिक होता है कि अगर मैं अपना या आपका किसी का भी फायदा कर रहा हूँ लेकिन किसी और का नुकसान करा के, किसी और का हक मार के, तो वो ब्लैक मैजिक में आता है। या किसी की फ्री विल के खिलाफ जाके उसको एक इंटेंशन में लाना, जैसे हमारा एक ऑब्सेशन स्पेल होता है जो कि बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल, कि अगर आपने किसी पे ऑब्सेशन स्पेल किया है, वेरी सिमिलर टू दैट ऑब्सेशन मूवी, तो वो बहुत तेज काम करता है, ठीक है। कई लोग आते हैं कि हमें ऑब्सेशन स्पेल करवाना है अपने पार्टनर पे, लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि ये सही नहीं है, इस इंसान का इस इंसान से कोई लिंक ही नहीं है, यू नो, एंड मोर स्पेसिफिकली कि दो लोग प्यार में हैं, उनके बीच में वो स्पार्क खत्म हो गया है, कि उन्होंने एक दूसरे को कमिटमेंट दिया था, बट अब उनके बीच में वो स्पार्क नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। और उस स्पार्क को वापस लाने के लिए जो ये स्पेल्स होते हैं, ऑब्सेशन स्पेल होता है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई किसी से ब्रेकअप कर चुका है, कोई एक बंदा डिसीजन ले चुका है कि मुझे इसके साथ नहीं जाना, उस सिनेरियो में अगर उनका पार्टनर आके हमसे कह रहा है कि मुझे अपने पार्टनर पे ऑब्सेशन स्पेल कराना है, तो हम नहीं करेंगे, फिर ये एथिकली रॉन्ग हो जाता है, अगेंस्ट हो जाता है, उसके अगेंस्ट फ्री विल पे चला जाता है। इसीलिए
और कई बार एज ए ह्यूमन हम कितना ही डिसीजन मेकिंग कर लोगे, जी राइट? जी जी। तो वो चीज़ हम भी रीडिंग पे छोड़ देते हैं, ओके। इसीलिए रीडिंग ज़रूरी है। हमेशा स्पेल उठाने से पहले रीडिंग करना ज़रूरी है कि क्या आपको ये एज अ स्पेल कास्टर ये स्पेल कास्ट इस पर्टिकुलर कपल के लिए करना है कि नहीं करना है, करना चाहिए कि नहीं चाहिए, रिजल्ट Okay. आएगा कि नहीं आएगा, वो हम्म। भी पता चल जाता है, ओके। सब कुछ। शिविका स्पेल कोई भी करवा सकता है? स्पेल कोई भी करवा सकता है, ओके। बट हर किसी पे नहीं करवा सकता। आपने अपने लिए कभी कोई स्पेल किया है? हाँ, मैं हर महीने अपने लिए मनी स्पेल्स बहुत करती हूँ। कुछ बताना चाहेंगे आपने कुछ किया हो ऐसा? मनी स्पेल्स में इज़ बेसिकली कि मुझे पता है कि मेरी किस्मत में फॉर हम्म। एग्जांपल XYZ पैसा है, हम्म। ठीक है? बट अब मुझे वो जो पैसा है ना, वो जो मेरी शायद ज़िंदगी में 30 साल की उम्र पे आएगा या 40 साल की उम्र पे हम्म। आएगा, वो स्पेल करके मैंने वो पैसा अभी निकाल लिया है। तो वो मेरी बैंक अकाउंट में ना, मेरी एनर्जेटिकल बैंक अकाउंट में है, पर मुझे वो अभी विड्रॉ करना है। ओके। तो मैंने वो अभी विड्रॉ कर लिया, वो स्पेल करके, ठीक ओके। है? अब ऐसा नहीं होता है, कई लोग ये सोचते हैं कि किस्मत में तो एग्जैक्ट उतना ही पैसा है जी। ना? पैसे का मैं बोल रही हूँ, हाँ। रिलेशनशिप का बहुत अलग हो जाता है हम्म। कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप सपोज 1 करोड़ कमा सकते हो ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में, तो आप चाहे अभी यूज़ कर लो, चाहे बाद में यूज़ करो, तो 1 करोड़ ही रहेगा। लेकिन अगर आपने वो 1 करोड़ अभी विड्रॉ किया है ना? अब आप उस 1 करोड़ को और ज़्यादा उसकी एनर्जी को और एम्पलीफाई कर रहे हो, ओके। कि मनी का कोई लिमिटेशन नहीं है। मनी का किस्मत और डेस्टिनी से थोड़ा कम लेना देना है और आपकी Okay. फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा लेना देना है। ओके। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत खुश रहते हैं, उनके काम बनते रहते हैं, जी। है ना? वो पढ़ के भी नहीं जा रहे हैं, वो जय माता दी टिक कर रहे हैं, वो तब भी पास हो रहे जी। हैं, ठीक है? और जो इंसान इतना टेंशन में है, पूरी रात पढ़ा है सबके, उसका लक नहीं चलेगा। जी। एंड मोमेंट पे उसका पेन खराब हो जाएगा, उसकी गाड़ी खराब हो गई, वो एग्जाम पे पहुंच ही नहीं पाया, यू नो? तो ये तो सारी वैसी चीज़ें हो गई। पैसा की भी लगभग जो कनेक्शन है, वो इसी तरीके से है ओके। कि जितना आपकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी, आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहोगे, उतना ज़्यादा लक्ष्मी आपके पास रहेगी। तो शिविका स्पेल इज मोर पावरफुल देन एस्ट्रोलॉजी? ऐसे कंपटीशन नहीं है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, दोनों का काम बहुत अलग-अलग है। ओके। जैसे न्यूमरोलॉजी से हम कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमरोलॉजी कभी प्रेडिक्शन के लिए नहीं है ना? अब करने लगे हैं लोग कुछ भी कैलकुलेशन लगा के, तो एक अलग चीज़ है, पर उसका जो मोटिव है, पर्सपेक्टिव है, वो प्रेडिक्शन नहीं है, वो कैलकुलेशन करना है कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में बेटर चॉइसेस कर सकते हो, कि आपको कौन से साल, कौन से दिन क्या करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी है एक तरीके का मैप समझने के लिए कि आप अपने पास्ट लाइफ में क्या करके आए, किस वजह से आपने ये जीवन चुना, किस वजह से आपने ये आदतें चुनी, किन चीज़ों पे आपको काबू करना है, किन चीज़ों पे आपको वर्क करना है, बाकी एटसेट्रा। स्पेल एक तरीके का टूल है जिससे आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हो या रेक्टिफाई कर सकते हो, या जो कोई आपसे गलती हो गई आप वापस से शुरू कर सकते हो, बेसिकली, या अपनी एनर्जी मोल्ड कर सकते हो। या अगर आपको कोई चीज़ की इच्छा है जो आपकी किस्मत में नहीं है, या आप चाहते हो कि किस्मत में हो, तो आप उसे अपनी एनर्जी को चेंज करके उस चीज़ को अपने लाइफ में ला सकते हो। आजकल मैम मार्केट में बहुत सारे स्पेल कास्टर हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ट्रू स्पेल कास्टर है? वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो अगर कोई भी स्पेल कास्टर डायरेक्ट बोल रहा है कि हाँ हाँ आप सीधे वो बुक कर दो, सीधे स्पेल बुक कर दो, ना उसने आपसे बात करी है, ना उसने आपसे कंसल्ट किया है, ना उसने आपकी रीडिंग करी है, ना उसने आपकी सिचुएशन समझी है, तो इसका मतलब वो फेक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसने आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं देखा है, उसने बस ऐसे एक्टिंग के लिए, चलो रीडिंग भी कर ली, तो उसने बस ऐसे दिखा दिया कि हाँ हाँ ठीक है, आपका ऐसा ऐसा है, ये है, आपको कर लेना चाहिए, आपका ऐसा हो जाएगा, वैसे ऐसे हो जाएगा। उससे क्वेश्चंस पूछो। आप कभी भी, क्योंकि अगर वो स्पेल कास्टर है तो ऑफ कोर्स हाई फ्रीक्वेंसी होगा, इंट्यूटिव होगा, रीडर होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसे फ्यूचर देखना नहीं आता, रीडर वो ज़रूर होगा, राइट? तो आप उससे कुछ ऐसे सवाल करो पास्ट को लेके या प्रेजेंट को लेके, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जस्ट टू हैव अ क्रॉस चेक कि क्या वो सच में इंट्यूटिवली आपकी सही रीडिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कि वो फेक तो नहीं है। पहले तो उसकी रीडिंग को ही पकड़ने की कोशिश करो, अपने बारे में थोड़ा बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी दो, देखते हैं कि वो पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है। जो रियल है वो तुरंत बोल देगा कि नहीं ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आप बोलो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अगर वो आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाए जा रहा है, वो फेक है, 110% फेक है, ठीक है? तीसरी चीज, वो आपको कोई रेमेडी नहीं दे रहा है, या वो आपको अपने ऊपर काम करने की, ना ही साइकोलॉजिकली, ना ही स्पिरिचुअली, ना ही रिलीजियसली कोई रेमेडी उसने नहीं दी है। उसने बोला कि ठीक है आपका ये सिचुएशन है, आपका स्पेल हो जाएगा, ये वो करके, ठीक है?
वो फोटोज वीडियोस बना लेते हैं, वो सेम फोटो वीडियोस वो सबको सर्कुलेट कर देते हैं, उनका कोई सेंस नहीं होता है दिखाने के लिए कि देखो आपका स्पेल हुआ है। चौथी चीज, जो स्पेल कास्टर आपको कभी भी डराए कि अब आपका स्पेल ना स्टार्ट हो चुका है, अब आपको इतना इतना पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे आके बताया कि उन्होंने हमारा स्पेल स्टार्ट कर दिया, फिर हमने उनको बोला कि हमको अब नहीं करवाना है, तो उन्होंने हमको धमकी वगैरह दिया कि अब तो आपका स्टार्ट हो गया है, अब ये आप पे उल्टा बैकफायर करेगा, ये वो डराना। एक असली स्पेल कास्टर कभी आपको डराएगा नहीं, वो आपको बहुत पीसफुली समझाएगा कि अच्छा आपको करना है कर लो, नहीं करना मत करो, उससे आपके पैसे से कोई मतलब नहीं है। आपने किया लिया ठीक है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। स्पेल्स इस तरीके से बैकफायर करते भी नहीं है। ये सिर्फ डराने वाली बात है। तो अगर अगेन आपका स्पेल कास्टर आपको डरा रहा है किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी तरीके से, तो वो फेक है। तो अगर ये 4 चीजें आपको दिख रहा है कि इस इंसान में एक भी है, तो आप बिल्कुल उससे कनेक्ट मत करो। और कभी भी अगर कोई सामने से इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज कर रहा है एज अ स्पेल कास्टर, असली स्पेल कास्टर आपको सामने से कभी मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि उस पर इतना काम होगा, ठीक है, काम नहीं भी होगा तब भी वो आपको सामने से कभी, वो आपसे अपडेट भी नहीं मांगेगा, क्योंकि उसे पता है अगर वो आपका स्पेल कर चुका है तो काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। और नहीं होगा तो वो, अगर आप आओगे ना कि मैम हमारा काम नहीं हुआ, तो वो आपसे बात करेगा दोबारा कि अच्छा ठीक है मुझे दोबारा दिखाओ क्या सिचुएशन है। बिकॉज अगेन डॉक्टर की दवाई जैसा है, पैरासीटामोल हर किसी पे अलग अलग तरीके से काम करती है, हर किसी पे अलग अलग असर होता है। तो इनकेस आपका नहीं हुआ तो आप जाके बोलो कि यार मेरा ये काम नहीं हुआ है, प्लीज देखो दोबारा। ब्लेम गेम मत करो कभी भी स्पेल कास्टर, क्योंकि कुछ खतरनाक स्पेल कास्टर्स भी होते हैं, वो सच में आपके ऊपर थोड़ा बहुत उल्टा कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो कर सकते हैं ना वो कभी बोलेंगे नहीं। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि मैं आपको ये आपका स्पेल स्टार्ट हो या आपके संग बुरा हो जाएगा ये वो, तो वो झूठ बोल रहा है, वो फेक है। असली वाले पे इतना टाइम ही नहीं है, और असली वाला अपने आप को कभी इतने नेगेटिव में जाने नहीं देगा। स्पेल कास्टिंग के लिए यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले लोग इस तरीके से बात करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोग कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप उनके पैसे भी मत दो, कहेंगे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आपसे वसूली करने भी नहीं आएंगे कि हमने आपका स्पेल किया हमको पैसे दो वापस। मैम स्पेल करना क्या स्पिरिचुअली इलीगल है? सॉर्ट ऑफ मैं कहूँगी हाँ, क्योंकि जैसे एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से देखें तो जैसे एक लॉ एंड ऑर्डर बन गया है ना, हमारे जज साहब हैं, लॉयर हैं, है ना, हमने एक लॉ पढ़ा है, तो वो लॉ जो हमने पढ़ा है एक लॉ ऑफ यूनिवर्स है, एक एस्ट्रोलॉजी है जो हमने पढ़ी है, जिससे हमने समझा है कि अच्छा यूनिवर्स ऐसे काम करता है, भगवान ऐसे हैं, ये सब ऐसा है, अच्छा बुरा गलत सही ऐसे ऐसे है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक लॉयर है ना, तो जो मर्डर करते हैं उनके भी तो लॉयर्स होते हैं ना, जो गलत करते हैं उनके भी लॉयर्स होते हैं। तो बेसिकली एक कोर्ट रूम में सिर्फ एक जज होता है जिसे सच नहीं पता है, बाकी जज के अलावा सबको पता है उस कोर्ट रूम में कि किसने क्या किया है। मेन पॉइंट है जज को कौन प्रूफ करेगा। तो अब जो आपने लॉ में पढ़ा वो आपने सही गलत नहीं पढ़ा, और ये एक बहुत बड़ा मिथ है यूनिवर्स का जो हमको सिखाया जाता है कि सही के संग सही होता है, गलत के संग गलत होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। गलत लोग जो इतना गलत करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके दिल में कोई गिल्ट नहीं है, उनका ऐसा कि हाँ ये तुम्हारी किस्मत ये मेरी किस्मत, वो खुश हैं। गलत करके भी वो चैन से रात को सोते हैं, वो गिल्ट फ्री होके सोते हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा होता है और अच्छा होता जाता है। तब भगवान कहाँ है, यू नो। राइट। तो ऐसा नहीं है कि भगवान सही को सही गलत को गलत देता है। सबसे पहले तो भगवान ही नहीं है, भगवान इन द सेंस कि मैं आज एक कंपनी चला रही हूँ, है ना, जैसे ये बिल्डिंग भी है, तो क्या इसका ओनर यहीं बैठा रहता है गेट पे? उसने कैमरे लगा दिए हैं, उसने लोगों को बिठा दिया है ना, उस पर अपडेट आ जाता है। तो एक भगवान जो इतनी बड़ी दुनिया चला रहे हैं, उन्होंने कैमरा फिटिंग नहीं किया होगा, उन्होंने कुछ लॉज नहीं लगा दिए होंगे कि ये सब तुम अपना अपना देख लो। करेक्ट। इंसान कंपनी भी खोलेगा, उसमें भी एक मैनेजर, एचआर, फाइनेंस, सबको अपना अपना एक पोजीशन दे देगा। वो हर चीज में आके माइक्रो मैनेज थोड़ी ना करेगा। उसके पास तो रिपोर्ट पहुंचेगी सीधे अकॉर्डिंग टू द लॉज जो उसने लगाए हैं। अब यूनिवर्स का जो लॉ है वो फ्रीक्वेंसी पे चलता है। आपने काम क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस काम को करते वक्त या करने के बाद या करने के दौरान आपने क्या महसूस किया उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप एक गलत या सही फ्रीक्वेंसी पे कितनी देर वाइब्रेट करते हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, हर तरह के प्रॉब्लम होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा देर टिकते नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम के बारे में सोचा, फिर उनको पता है कि चलो ठीक है यूनिवर्स संभाल लेगा, कुछ पॉजिटिव बोल के आगे बढ़ते हैं।
बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, पर उनके संग इतना सा बुरा हो जाए तो वो भगवान के सामने पूरा बोरिया बिस्तर लेके बैठ जाते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो कभी गलत नहीं किया। जी। उनके साथ गलत इतना हुआ पर उस पे उन्होंने रोया कितना लंबा, है ना। तो अब वो बिल्कुल। उसी फ्रीक्वेंसी पे आ गए, अब वो उसी लेवल पे उसी फ्रीक्वेंसी की इतनी नेगेटिविटी अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे कि उनके संग बुरा ही होता जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। करेक्ट। नाउ कमिंग बैक टू द लॉयर थिंग। अब लॉयर को पता है कि मेरे ही क्लाइंट ने मर्डर किया है, बट ये उसका धर्म है जी। कि उसको प्रूफ करना है जज साहब के सामने कि मेरा जो क्लाइंट है वो इनोसेंट है। करेक्ट। तो जी। टेक्निकली मर्डर तो उसने किया, हुँ। बट उसको प्रूफ गिल्टी या जो भी वो तो लॉयर ने किया, तो लॉयर गलत क्यों नहीं है? जी मैम, बिल्कुल। लॉयर तो बेसिकली लॉयर इलीगल काम कर रहा है, राइट। हुँ। पर लॉयर का वो काम है अपने क्लाइंट के लिए खड़ा होना, हुँ। लॉ को इस तरीके से मोल्ड करना कि मेरा क्लाइंट बेगुनाह है। बेगुनाह प्रूव हो जाए। जी। करेक्ट। उसी तरीके से जो स्पेल कास्टर्स होते हैं, जैसे हम कहते थे कि अरे वो छोटा बच्चा था, उससे एक्सीडेंट हो गया, दोबारा नहीं करेगा, उससे गाड़ी स्लिप हो गई, या ये हो गया वो हो गया, लेवरेजेस देते हैं ना हम। अब वो लॉयर टू लॉयर डिपेंड करता है कि कोई बहुत खुददार लॉयर होता है कि नहीं मैं आपका केस नहीं लूंगा। एक लॉयर होता है जैसे जिंदगी में बहुत पैसा बनाना है, वो गलत से गलत माफिया का भी केस उठाएगा कि नहीं इसको मैं बचा लूंगा क्योंकि मुझे पैसे से मतलब है। करेक्ट। उसका धर्म क्लियर है, उसका कर्म क्लियर है कि मुझे क्या करना है। उसी तरीके से जो स्पेल कास्टर्स हैं या जो इस फील्ड के लोग हैं, पर बहुत ही कम ऐसा होता है जो बहुत नेगेटिव में चले जाते हैं, बहुत नेगेटिव एक्टिविटीज करने लगते हैं। मोस्टली मैं कहूँगी 90% जो जेन्युइन स्पेल कास्टर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव ही रहते हैं, वो सही केसेस ही उठाते हैं और वही करते हैं। लेकिन हाँ, इलीगल तो है, थोड़ा तो इलीगल है क्योंकि एक डेस्टिनी बनी हुई है, ठीक है। बट उसमें भी इलीगल हम ऐसे कह देते हैं क्योंकि हर सिचुएशन के ना, जैसे मल्टीवर्स होता है, तो एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ वो कहीं ना कहीं हो रही है। कुछ ना कुछ मल्टीपल किसी मल्टी यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो हो रहा है। करेक्ट। तो कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी सही नहीं है। इट्स लाइक 12 जतिन हैं, ठीक है। एक जतिन यहाँ पॉडकास्ट कर रहा है, एक जतिन शायद अभी सिर्फ सोच रहा है कि मैं पॉडकास्ट करूंगा, लेकिन ये वाला जतिन ऑलरेडी पॉडकास्ट स्टार्ट कर चुका है, तो अब उसकी जिंदगी में डिले हो रहा होगा। सो इट्स यू वर्सेस यू। एल्गोरिथम इस तरीके से सेट है यूनिवर्स का, खुद से लड़ाई कि खुद से कंपटीशन चलता रहता है। किसी जतिन को प्यार मिल गया, किसी जतिन को पैसा मिल गया, हर पॉसिबिलिटी अब एक साथ एक ही टाइम पे सब एक साथ ही जी रहे हो। और जो मेन जतिन है, मेन जतिन एज इन आपकी जो मेन सोल है वो ऊपर बैठी हुई है कहीं वीआर लगा के, और वो ये सारी लाइफ एक साथ एक्सपीरियंस कर रही है। बस इतना समझ लो कि आपके बहुत सारी बॉडीज हैं, इसमें शायद आप जतिन हो, किसी में आप लड़की हो, किसी में आप कोई जानवर हो, किसी में आप कुछ हो, क्योंकि सोल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अर्थ पे आके एक एक करके सब चीजें, दैट इज अगेन इल्यूजन। सब कुछ एक साथ एक टाइम पे एक ही जगह पे हो रहा है। ये सारे वर्जन जो हम कहते हैं ना, 7 जन्म की जिंदगी, पिछला जन्म, अगला जन्म, एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं अभी ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ, पर मेरा पिछला जन्म भी ऑलरेडी कहीं चल रहा है, अगला जन्म भी कहीं चल रहा है। वो तो हमने टाइम को लीनियर क्योंकि ऐसे समझा हुआ है कि आगे पीछे, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सर्कल में है। है ना। तो ऐसे, तो इसलिए कुछ गलत सही नहीं है, बस एक्सपीरियंसेस हैं। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि मैंने स्पेल करके चीजें चेंज कर दी, यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं झेल रहा हूँ, या मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं अटैच नहीं हुआ, या मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैंने गुस्से में सब बिगाड़ दिया। जितने भी इमोशंस हो सकते हैं वो सब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अलग अलग वर्जन में, पर ये आपकी कॉन्शियस चॉइस है कि आपको क्या करना है। अगर आपका सबकॉन्शियस आपको अलाउ कर रहा है बोलने को कि नहीं मुझे स्पेल करवाना है, मुझे अपना ये चीज़ चेंज करना है, मैं नहीं झेलना चाहता, मैं नहीं रोना चाहती, और मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, मतलब करनी है। कुछ इंसान है वो कहेंगे नहीं नहीं हम झेल लेंगे, या भगवान ने किस्मत में लिखा है। तो टोटली डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ सिस्टम। आपको जो ठीक लगता है आप वो करो, किसी के कहने में मत करो कि अरे उन्होंने स्पेल करवाए हम भी करवा लें। नहीं, आपका मन है आप करवाओ, आपका मन नहीं है आप बिल्कुल मत करवाओ। तो मैम आपके पास कौन कौन से लोग स्पेल करवाने के लिए आते हैं? मेरे पास हर तरीके के लोग आते हैं। रिलेशनशिप के 90% मैं कहूँगी 99% रिलेशनशिप्स के लिए आते हैं, और उसमें भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है आजकल चीटिंग की, बिकॉज पता नहीं क्या चल रहा है दुनिया में। देयर इज अ लॉट ऑफ चीटिंग हैपनिंग कि खुद भी कर रहे हैं, सामने वाला भी कर रहा है, एंड इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको समझने में 15 मिनट लग जाते हैं कि कौन किसके साथ कहाँ पे क्या चल रहा है,
तो चीटिंग के बहुत केसेस आते हैं, बट अगेन विद नो जजमेंट, एवरीबडी हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस, वो जो भी कर रहे हैं वो सबका अपना अपना चल रहा है। बट हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ये चीटिंग वाला केस आजकल बहुत बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अगर हम चीटिंग की बात कर ही रहे हैं मैम, तो कौन से मूलांक सबसे ज़्यादा चीटिंग करते हैं और कैसे करते हैं मैम? यार ऐसे हम ऐसे स्पेसिफिक नहीं करेंगे, क्योंकि चीटिंग करना इज नॉट अबाउट योर मूलांक। ओके, चीटिंग करने की क्षमता हर मूलांक में है, ओके, एंड दैट वेरीज पर्सन टू पर्सन, वेरी करता है कि अगर आपने अपने मूलांक के और भाग्यांक के जो भी एनर्जी है उसको अच्छे से बैलेंस किया हुआ है तो आप संभाल लोगे, आप चीटिंग नहीं करोगे। पर ओके, अगर आपसे वो एनर्जी नहीं झेल पा रही है या आपको आपके मूलांक के अकॉर्डिंग बार बार ट्रिगर किया जा रहा है तो आप चीट करोगे। तो चलो मैम एक-एक करके करते हैं फिर हम। तो सबसे पहले मैम आप मूलांक 1 वालों के लिए बताइए। ओके, मूलांक 1, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, वो मूलांक 1 में है और आप उसको रोज बेइज्जती करो, आप उसकी ओके, रिस्पेक्ट मत करो, हुँ, आप उसके वो कभी भी कुछ बोले तो उसकी टांग खिंचाई करते रहो, उसको ऐसा फील कराओ कि उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, हुँ, या उसको रूल मत करने दो, ओके, ठीक है। और आपको लाइफ के कुछ भी डिसीजन लेने हैं, छोटा से छोटा, किसी और से लो, उससे मत पूछो। ये ओके, उसके ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं, ओके, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि इससे वो चीट ही करेगा, हुँ, हुँ, बट आज के ज़माने में जो इमोशनल क्वोशंट लोगों में बहुत कम हो गया है, हुँ, तो जैसे ही एक नंबर को आप इन पॉइंट्स पे ट्रिगर करोगे, हुँ, वो समवॉट रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली, कि उसका ओके, पार्टनर अगर उसे वो अटेंशन, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, बार हुँ, बार ट्रिगर कर रहा है उन्हीं पॉइंट्स पे, देयर इज अ वेरी हायर पॉसिबिलिटी दैट दे माइट चीट, एंड वेरी क्विकली दे विल चीट, क्योंकि यहाँ पे वो अपना आपा खो देते हैं, आप ऐसे ओके। समझ लो। तो मूलांक 2 पे जाते हैं मैम हम। मुलांग 2 का वेरी सिंपल। मुलांग 2 आपका अगर पार्टनर है और हुँ, आपको लगता है कि आप उसे इमोशनल अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, ओके, तो यहाँ पे वो सबसे पहले ट्रिगर हो जाता है। हुँ, आप उसकी हर बात को ऐसे कर रहे हो कि जैसे, क्योंकि नंबर 2 को गॉसिप करना बहुत पसंद होता है। वो मम्मी वाला नंबर है ना? मम्मियों को एकदम सुबह-सुबह की चाय पे बैठ जाते हैं, जी, तो उनको बहुत पसंद है गॉसिप करना, और आप 2 नंबर को ऐसे फ़ील कराओ कि तुम क्या पूरे दिन गॉसिप करते रहते हो, या क्या दूसरों की बातें करते रहते हो, या कुछ भी। जब भी वो कोई बात बोले आप बार-बार बस ये बोलो, वो ट्रिगर होने लगेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो आपसे टर्न ऑफ हो जाएगा, वो आपसे डिस्कनेक्ट होने लगेगा। और वेरी इम्पोर्टेंटली, अगर 2 नंबर वाले इंसान को अपने पार्टनर से वो अटेंशन नहीं मिल रही है, जैसे दुनिया का और कोई भी मूलांक हो सकता है कि ठीक है पार्टनर नहीं है रोमांटिक, तो कोई बात नहीं, हम अपने दोस्तों के संग चले जाएंगे। रोमांटिक एज इन कि बातचीत करने में, या जी, अपनी जी, जी। फीमेल फ्रेंड्स के संग आप चले जाओगे या हुँ, मेल फ्रेंड्स के संग चले जाओगे, कि चलो घूम आते हैं दोस्तों के संग, हमारा पार्टनर का मन नहीं है अभी जाने का। हुँ, बट ये आप 2 नंबर के साथ नहीं कर सकते, उसको पार्टनर चाहिए, मतलब पार्टनर चाहिए। ओके, वो अगर उसको जो एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से है ना, कि हुँ, मेरे को अगर शॉपिंग करने जाना है, मैं अपने हस्बैंड के संग या अपने बॉयफ्रेंड के संग जाती हूँ, तो अब तुम ही आओगे। ओके, चाहे मेरे कितनी ही दोस्तें अवेलेबल हैं, मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, पर आई डोंट केयर, मुझे तुम चाहिए, मतलब तुम ही चाहिए, तो तुम ओके, ही चलोगे मेरे साथ। और बहुत छोटी सी चीज़ है, बट वो हुँ, अपना आपा खो देंगे। ओके, उनको अगर इमोशनल अटेंशन ना दी जाए, हुँ, तो वो पागल हो जाते हैं, एंड अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे माइट चीट, क्योंकि ये उनका ट्रिगरिंग पॉइंट है। ओके। तो मूलांक 3 भी चीटिंग कर सकता है मैम? जुपिटर का मूलांक नंबर माना जाता 3 है वैसे तो इसको। सबसे ज़्यादा कर सकता है। मूलांक 3 मैं बताती हूँ क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके, 3-5 के पास दोनों नंबर ऐसे हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। ये सोशल बटरफ्लाइज़ हैं, ये हर जगह इनके इतने सारे दोस्त हैं, लोग हैं, नोन हैं। तो इनको वैलिडेशन बहुत मिलता है लोगों से ना, कि हुँ, अरे वाह! आप तो बहुत फ़नी है, अरे, अरे ये तो महफ़िल जमा देते हैं, इस तरीके से। अब इनका पार्टनर इनके संग हो रहा है बोर। हुँ, ठीक है? या ये अपने पार्टनर के साथ हो रहे हैं बोर, तो 110% मतलब ये ब्रेकअप करना चाहते हैं। अगर ये बोर हो रहे हैं रिलेशनशिप में, तो ये ब्रेकअप करना चाहते हैं। अब वो बोल पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बोल पा रहे हैं, तो चीटिंग कर रहे इधर-उधर हैं। कर रहे हैं कुछ, तो वो चीटिंग कर ही देंगे। अगेन ज़रूरी नहीं है कि वो चीटिंग ही करें, बट दे हुँ, माइट चीट बिकॉज़ ये उनके ट्रिगरिंग पॉइंट हैं, हुँ, कि अगर उन्हें ज़बरदस्ती एक रिलेशनशिप में रहना पड़ रहा है आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्ञान, इज़्ज़त इम्पोर्टेंट है, ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है, बट फन से ज़्यादा नहीं। उनके लिए फन इज़ द प्रायोरिटी। अगर वो बोर हो रहे हैं, वो गए। सो यू हैव टू कीप द हुँ। रिलेशनशिप वेरी लाइवली विद नंबर 3। तो अब आता है मैम सबसे खतरनाक नंबर राहु का नंबर मूलांक 4। राहु को तो ट्रिगर करना बहुत आसान है, वो खुद ही बेचारा इतना ट्रिगर रहता है। बट ईज़ीएस्ट वे है राहु को ट्रिगर करने का, जो कि ये है कि मतलब नॉट द ईज़ीएस्ट वे, बट आई वुड से कि ये मत करना हुँ, रिलेशनशिप में, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको चीट हुँ, करे।
राहु का प्रॉब्लम है कि उसको हर चीज कंट्रोल चाहिए, ओके। कि अगर आप एक राहु के साथ कहीं रह रहे हो तो उसने जो चीज जहां बोली है बिल्कुल वहीं रहनी चाहिए। आप उसके ऊपर ये डोमिनेशन करने लगो, ओके। हर चीज उसकी उल्टी करने लगो कि नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ रहेगा, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे नहीं वैसे रखो, वो ट्रिगर हो जाएगा। उसको अटेंशन मत दो, और वो सारा टेंशन जैसे कह सकते हैं कि जैसे बाकी और किसी नंबर में आपने चीट किया तो वो छोड़ देगा, 3 नंबर छोड़ देगा, 2 नंबर छोड़ देगा, 1 नंबर छोड़ देगा कि जब तुमने चीट किया ठीक है मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। 4 बोलेगा कि अब मैं भी करूँगा बदला लेके 4 नहीं मानेगा। छोड़ेगा, 4 बोलेगा कि ठीक है, माफ भी कर देगा। एक्चुअल में सिर्फ 4 नंबर ही है जो चीट करने के बाद भी माफ करने की बूता रखता है, वो कर देगा आपको माफ, लेकिन वो माफ के लिए नहीं कर रहा है, वो उस एक मौके के लिए कर रहा है कि अब तुम आओ, और वो चीट करके ही जाएगा, सामने वाले को पता चले या ना पता चले। बट मैं गारंटी दे सकती हूँ अगर आपने 4 को चीट किया है ना, वो बगैर आपका दिल दुखाए आपकी जिंदगी से नहीं जाएगा, 110%। तो मुलांक 5 मैम? मुलांग 5 को अकेले जाने दो ट्रिप पे, ठीक है, उसको हर वक्त दोस्तों के संग छोड़ दो, एक टाइम तक तो उसे बहुत मजा आएगा, लेकिन जब उसके दोस्तों की भी शादी हो जाएगी, उसके दोस्तों के भी अपने अपने पार्टनर होंगे, फिर उसे अपना पार्टनर चाहिए होगा। नंबर 5 बहुत मतलबी होता है बाय द वे इस मामले में, कि वो अपना फन अपना एंटरटेनमेंट सारा देख लेगा, फिर जब उसे होगा कि चलो मेरा पूरा हो गया कंप्लीट, अब जरा पूछ लूं मैं पार्टनर ने खाना खाया नहीं खाया। लड़का लड़की कोई भी हो बहुत बहुत सेल्फिश होते हैं, बट दिखावा बहुत अच्छा करते हैं तो कभी पता नहीं चलता है। फिर जब तक वो आएंगे पार्टनर के पास, अब पार्टनर उनका उन्हें अटेंशन ना दे, या उनके संग ट्रिप्स पे ना जाए, या उनको बहुत ज्यादा फन नहीं कर रहा है, वो 3 नंबर की तरह ज्यादा फन नहीं कर रहा है, बोरिंग रिलेशनशिप चल रहा है, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है। 3 तो फिर भी चलो ज्ञान की बातें कर लेगा बैठ के, 5 ज्ञान की बातें भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, या तो सिर्फ उसको बोलने दो, ठीक है, या फिर उसके संग कहीं घूमने चलो, कुछ एक्सप्लोर करने चलो, चाहे खाना एक्सप्लोर कर रहे हो, सिटीज एक्सप्लोर कर रहे हो, तो भी नंबर 5 ठीक रहेगा। बट अगर आपने उसको अटेंशन नहीं दिया और आपने उसको कोई भी रोका टाकी करी, उसको दोस्तों के संग नहीं जाने दिया किसी भी तरीके से, तो वो बहुत जल्दी टर्न ऑफ होने लगता है। द मोमेंट वो टर्न ऑफ होना शुरू करेगा, द मोमेंट वो चीटिंग की तरफ जाना शुरू करेगा। अब आता है मैम मुलांक 6, शुक्र का नंबर, वीनस। ये बहुत कम चीट करते हैं, बट इनका एक्सट्रीम है, क्योंकि एक सेक्शन इनका वो है जिसमें इन लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन मिलती है। ऑपोजिट सेक्स से, अगर आप लड़का हो तो आपको लड़कियों से, लड़की हो तो लड़कों से इतनी अटेंशन मिलती है, तो इनके लिए चीटिंग एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है। बट जो इनकी एक एज वाला हो जाता है कि जब ये बड़े हो जाते हैं, इनकी शादी वादी हो जाती है, उस टाइम वाले जो 6 नंबर होते हैं उनके चांसेस बहुत कम होते हैं चीटिंग करने के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हैं। 6 नंबर वाला इंसान अगर अपनी फैमिली के साथ रहता है, अपने फैमिली के वैल्यू से, रूट से कनेक्टेड है अच्छे से, तो बहुत कम चांसेस है कि वो चीट करेगा। अगर 6 नंबर वाला इंसान अकेला रहता है, चाहे उसके पास दुनिया का सबसे परफेक्ट रिलेशनशिप हो, आपको देख के लगेगा अरे ये तो मतलब सबसे खुश इंसान होना चाहिए, इसके पास एग्जैक्ट वैसा बंदा है या बंदी है, बट वो चीट करेगा जहां उसे मौका मिला, जहां उसे ऐसा लगा कि सेक्सुअल डिजायर्स, वेरी इंपॉर्टेंटली 6 नंबर की सेक्सुअल डिजायर्स वो कंट्रोल कर ही नहीं पाता। हम 9 को बहुत बोलते हैं कि उसके बहुत ज्यादा हाई सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द मास एनर्जी, बट 6 का जो प्रॉब्लम है, उसको ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स हैं, बट उसका वेराइटी ऑफ टेस्ट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोगों को अक्सर सेक्स एडिक्ट भी देखा गया है, या फिर उनको बहुत ज्यादा लोग चाहिए अटेंशन के लिए, या कुछ वो बार बार वो रश बॉडी में फील करने के लिए, दे नीड डिफरेंट पीपल, इस तरीके से। तो मैम मुलांक 7? मुलांग 7 का ये है कि अगर मुलांग 7 अगेन जैसे केतु का नंबर हो जाता है ना, तो उनका एक स्पेस होता है जिसमें वो चुप बैठना चाहते हैं। उनका बीच बीच में फेजेस आते हैं कि वो बस हैं, बाथरूम गए हैं तो वो 3 घंटे बाथरूम में हैं, नहा रहे हैं तो नहा रहे हैं, वो खा रहे हैं तो खा रहे हैं, तो उनको उस फेज में अकेला छोड़ दो। उस फेज में उनको बार बार टिंग 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 नहीं करो। अगर आप करोगे और वो इरिटेट हो रहे हैं, वो 1-2 बार ही बोल पाएंगे, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाएंगे, वो बेचारा नंबर ऐसा है, वो एक्सप्रेस करना ही नहीं जानता कि उसको प्रॉब्लम क्या है। तो एक्सप्रेस कर पा रहा है तो ठीक है, सुन लो समझ लो, बट अगर वो नहीं बोल पा रहा है तो बस समझ जाओ कि अब हट जाओ, उसको उसका स्पेस दे दो। अगर आप वो स्पेस उसको नहीं दोगे तो पहले वो धीरे धीरे जाएगा, प्लस उसको चीजें छुपा के रखने का बहुत शौक होता है। वो कभी अपनी सारी बात आपको नहीं बताएगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास छुपा के रखेगा। तो वो छुपाते ना उसका वो आदत जो होती है ना, वो ये बचपन से होती है। 7 नंबर का अगर आपके घर में बच्चा ना, आप देखोगे
बचपन से कुछ तो एक आइटम होगा या कुछ खाने का होगा, कुछ कपड़े का होगा या अपनी बातें होंगी, अपने किस्से होंगे जो वो छुपा के रखेगा। ओके। जिस वजह से बड़े होके भी उसका ये साइकोलॉजिकल पैटर्न बन जाता है उसका, अगर पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया तो। ओके। अब बड़े होके ये चीज़ फिर चीटिंग में टर्न आउट हो जाती है, क्योंकि उसको बस वो रश फील होता है कि ये सिर्फ मुझे पता है, सिर्फ मैं जानता हूँ कि क्या चल रहा है, या मैं जानती हूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो यूजुअली उनको सुनो, समझो, पर अगर वो अपनी स्पेस मांग रहे हैं तो उनको दे दो। उनके स्पेस में टिंग-टिंग मत करो। अदरवाइज़ दे विल लाइक ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो अब आता है मैम शनि का नंबर, मूलांक 8। ओके। मूलांक 8 बहुत 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 कम चीट करते हैं, बहुत ओके। कम, क्योंकि वो अपने पास से बेचारे बहुत कार्मिक डेट लेकर आए हैं, जी। वैसी उनकी जिंदगी इतनी हैवी हो जाती हुँ। है। बट हाँ, 8 नंबर को अगर आप चीट करवाना चाहते हो, हुँ। 8 नंबर चीट मोस्टली कम करता है। मैं कहूँगी सबसे कम अगर कोई चीट करता है तो वो 8 नंबर है। बट अगर आपके पार्टनर पे उनको जैसे शक भी हो रहा है ना हुँ। कि ये सही नहीं है, या वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं देखते हैं, हुँ। या वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आपके ओके। एक्शंस ऐसे हैं, आपका पास्ट ऐसा है कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हुँ। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे माइट चीट। बट वो ओके। चीटिंग उनकी कभी भी एक्चुअल प्रैक्टिकली चीटिंग नहीं हो सकती। हुँ। मतलब कि चीट किया है उन्होंने, बट आप प्रूव नहीं कर सकते उन्होंने चीट किया है, ओके। क्योंकि वो आपके संग होते होते किसी और के संग नहीं थे। हुँ। बट वो कब मेंटली अलग होने लगे थे और ऑलरेडी किसी और के साथ कनेक्ट होने लगे थे, ओके। वो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। आपको बस ओके। पता होगा कि ये हुआ है, बट आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि ये ओके। चीटिंग है। तो वो बहुत स्मार्ट चीटर्स होते हैं। अब मूलांक 9 मैम। मुलांकनो ऑलमोस्ट ना के बराबर। 9 मुझे लगता है बहुत ही कम चीटर्स होते हैं मुझे मुलांक लगता है 9 सबसे के। ज़्यादा यही करते होंगे मैम। नहीं, नहीं, नहीं। मुलांक 9 का एक्चुअली उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से हुँ। उनका जो हाइपर एक्शन होता है ना, कि अगर उनको गुस्सा आ गया तो वो हुँ। रोक नहीं पाएँगे। उनकी ज़िंदगी में अति एकदम से मच जाती है कि अगर उनका वो ओके। जो फायर एलिमेंट है, सेक्सुअल डिज़ायर्स भी वहीं से आ रहे हैं, हुँ। ठीक है? क्रिएटिविटी भी वहीं से आ रही है, बिज़नेस आइडिया भी वहीं से आ रहे हैं, एंगर इश्यूज़ भी वहीं से आ रहे हैं। उनमें ऑलरेडी जब ये फायर एलिमेंट इतना होता है तो कई बार 9 नंबर वाले इंसान को समझ में नहीं आ पा रहा होता है कि मैं इसका करूँ क्या? मतलब हुँ। इस फायर को मैं किस डायरेक्शन में डालूँ या हुँ। कैसे प्रोसेस करूँ, यू नो? तो इस वजह से वो कई बार कर देते हैं। ओके। बट 9 नंबर का अगर मैं बताऊँ तो 9 नंबर वाला इंसान चीट तब करता है अगर उसका पार्टनर जो है वो अच्छा इंसान नहीं है। ओके। मतलब उसको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान अच्छा, मतलब अगर मैं 9 नंबर वाली हूँ, हुँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर ना अच्छा इंसान नहीं है, हुँ। अपने से छोटे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, लोगों का हुँ। ख़्याल नहीं रखता है, लोगों का या जानवरों का नहीं करता है, तो वो टर्न ऑफ होने लगेगा, ओके। वो डिस्टेंस में आने लगेगा। मतलब ये चीज़ अब प्यार होने के बाद पता चली कि यार ये हुँ। इंसान पर्सनल लाइफ़ में थोड़ा-सा ऐसा है, हुँ। हुँ। तो उसका प्यार खत्म होने लगेगा, फिर वो हट जाएगा, क्योंकि ये ओके। उसके लिए ये शायद उसको भी नहीं पता होगा, बट ये उसके लिए समहाउ बहुत प्रायोरिटी होती है कि आप लोगों को कैसा ट्रीट कर रहे हो। ओके। बहुत ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, उसको अपने तो टाइप का इंसान चाहिए मैम बेसिकली। हाँ, वो खुद भी ह्यूमैनिटेरियन है, तो उसको है कि भाई लोगों से अच्छे से बात करो, हुँ। लोगों की इज़्ज़त करो, बड़े-बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो। लोगों के दिल में अगर दया नहीं है हुँ। बेसिकली, गरीब के ओके। लिए या कोई परेशानी में है, कोई हुँ। हैंडीकैप है कुछ भी, हुँ। और आप उसको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हुँ। फिर वो टर्न ऑफ हो जाएगा ओके। एंड देन दे माइट चीट। ओके। तो शिविका किसी की मर्ज़ी के खिलाफ भी स्पेल करवाए जा सकते हैं? हाँ, कई लोग करवाते हैं, कई लोग करवाते हैं। मतलब अगेन लीगल नहीं है, एथिकली लीगल नहीं है, हुँ। करना नहीं चाहिए, हुँ। क्योंकि अगर आप किसी के फ्री विल के खिलाफ जाके करवाते हो, वहाँ पे फिर आप एक सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक के एंगल में जा रहे हो। ओह! तो बहुत सारे ऐसे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं या तांत्रिक होते हैं, हुँ। या बहुत बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये करते हैं, और नहीं करना चाहिए। तो नेगेटिव स्पेल्स भी होते हैं कोई? हाँ, बहुत बहुत सारे नेगेटिव स्पेल्स होते हैं। नेगेटिव स्पेल इज़ बेसिकली कि आप सामने वाले से जो भी करवाना चाहते हो, आप हुँ। उसे कंट्रोल करके रख रहे हो कि आप जो चाहोगे, आप जो सोचोगे, वो वही चाहेगा और वो वही सोचेगा। तो वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि हुँ। अब आप अपनी मर्ज़ी से तो कुछ भी करवा रहे हो, हुँ। आपने हैक कर लिया उसका पूरा सिस्टम। तो या नेगेटिव स्पेल्स भी बहुत करवाते हैं लोग। तो आपके पास आया मैम कोई ऐसा केस कभी? हाँ, काफ़ी सारे ऐसे केसेज़ आते हैं जिसमें लोग आगे बोलते हैं कि हमें इस पैसे से ये करवाना है। हुँ। बट ऑब्वियसली हमें बस सुनना है विद नो जजमेंट अगेन, जी। कि बस सुना, समझा और उनको प्यार से मना कर दिया कि हम ये नहीं करते हैं और हमारे पास इस तरीके के सर्विसेज नहीं हैं
तो ये तो हम नहीं कर पाएंगे। मैम अगर मैं चाहूँ कि मैं खुद ही स्पेल कर लूँ, मैं किसी स्पेल कास्टर के पास ना जाऊँ, तो ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। स्पेल कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है कि या कोई ओके। बहुत बड़ा आपने कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है। हम्म, इसको अगर आप बिल्कुल बेस से समझो ओके। तो स्पेल इज बेसिकली एनर्जी मोल्डिंग। अच्छा। एनर्जी क्या है? एनर्जी सबसे पहले शुरू होती है आपकी साइकी से, ओके। कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को लेके क्या सोचते हो, ओके। आपका क्या बिलीफ सिस्टम है। हम्म, अब सपोज मैं आपके लिए मनी स्पेल कर रही हूँ या मैं अपने लिए भी मनी स्पेल कर रही हूँ, मैं उस स्पेल में लिख रही हूँ कि मुझे महीने का 5 लाख चाहिए, ओके। बट मैं साइकोलॉजिकली क्वेश्चन कर रही हूँ, अपने आप को ही हम्म, क्वेश्चन कर रही हूँ कि यार मैं 5 लाख कैसे कमा सकती हूँ, जी। कैसे आ सकता है मेरे पास 5 लाख, मैं तो ओके। जॉब करती हूँ, मेरे पास कहाँ से आएगा 5 लाख फॉर एग्जाम्पल। हम्म, तो कैसे आएगा? सबसे पहले स्पेल स्टार्ट होता है आपकी साइकी से, ओके। कि आप उसमें बिलीव करते हो या नहीं। हम्म, इसीलिए 99% ऑफ द टाइम्स लोग अपने लिए स्पेल नहीं कर पाते, हम्म, कोई और आपके लिए करता है, क्योंकि उसको ओके। आप पे यकीन है, जी। उसको आपकी कहानी पता है ना। तो अगर आपको अपनी कोई चीज का यकीन है कि आप कर सकते हो तो ही करना, पहली चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकली आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आता है फिजिकली। ओके। जब आप वो चीज बोल रहे हो कि हम्म, सपोज मैं 5 लाख महीने का बनाना चाहती हूँ, हम्म, तो क्या आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर मैसेज पे एक्सेप्टेंस ला पा रही है कि हाँ हम कमा लेंगे? कई बार बॉडी डर जाती है, जैसे पेट में ऐसे गुड़गुड़ होती है कि हमें एक साइन मिलता है बॉडी से कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, या हमें कुछ भी फील नहीं होता तो हमें पता है कि ये एमी दिमाग कुछ भी बोल रहा है ना। बट एक कभी कभी यहाँ पे फील होता है एज इफ हाँ कि हम ये कर सकते हैं, है ना, ये आ सकता है, हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसको। दूसरा लेयर ये हो गया। तीसरा लेयर हो गया आपका ऑरा। ओके। अब ऑरा में, ऑरा क्या हो जाता है? ऑरा ये हो गया कि आप जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जिनके साथ उठ बैठ रहे हो, ऑरा चेंज होता रहता है ना। पूरे दिन में आपने जो किया है उसके बेसिस पे आपका ऑरा बन जाता है। 2-3 दिन आपने जो किया उसके बेसिस पे आपका ऑरा बन गया। अब यहाँ से भी आपने चेंज कर लिया, फिजिकली भी हो गया, लेकिन ऑरा में आपके वो चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही है। ओके। करेक्ट? तो उसके लिए भी आप क्या करोगे? ऑरा में क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठ रहे हो। एक तरफ आप सुबह 5 लाख मांग के जा रहे हो और ऑफिस में आप या कैब वाले के संग आप 10-10 रुपए के लिए चंदी बना कर रहे हो। तो कैसे साइकोलॉजिकली? तो फिर वापस से फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा। लोग कह भी तो देते हैं ना, आप नहीं कर सकते मैम, जैसे बीच में हाँ ये भी तो हाँ, होते हैं ना ऑफ कोर्स। और हमारे ही कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनसे हम खुद ही को, अगर आप किंग बनना चाहते हो अगेन, तो किंग कभी बार्गेन क्यों करेगा, है ना। मनी स्पेल में अगर आप जा रहे हो, अपने लिए किसी भी तरीके का मनी स्पेल करा रहे हो, सबसे पहली चीज जो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि भगवान के लिए कंजूसी मत करना, बार्गेन नेगोशिएशन कुछ मत करना। अगर आप सच में जिंदगी में अमीर होना चाहते हो, स्टॉप दिस नेगोशिएशन। कई लोग कहते हैं ना, सेलिब्रिटीज कहते हैं, मलाइका अरोड़ा खान पॉडकास्ट पे बैठ के कि अरे मैं तो नेगोशिएट करती हूँ, मैं तो बार्गेन करती हूँ, मुझे तो बहुत मजा आता है बार्गेन। ऐसा कुछ नहीं होता। उनको पता भी नहीं है कि उनके घर में जो सब्जी आ रही है, वो सामान ला रहे हैं, कितने का आया कितने का, उन्हें कोई मतलब भी नहीं है। बिकॉज इफ यू आर रिच, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मोर देन मनी, एनर्जी इज इम्पोर्टेंट। गरीब इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ है, कि इतना पैसा है, इसमें इतना आएगा, उस पर इतना ही लिमिटेड है ना, वो ये मानता है। अमीर इंसान को ये पता है कि एनर्जी लिमिटेड है। जितना टाइम मैं मेट्रो में आने जाने में लगाऊंगा, जितना मैं चिक चिक करने में लगाऊंगा, उतनी देर में आराम से पीसफुली बैठूंगा, और वो जो मेरी पीस है ना, वो मेरे पैसे को मल्टीप्लाई करेगी, या वो पीस मेरे पैसे को और लेकर आएगी। तो गरीब और अमीर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है साइकोलॉजी का, करेक्ट, थिंकिंग का। अमीर को पता है कि उसकी जो पास जो एनर्जी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेस्ट नहीं कर सकता। वो 2 पैसे ज्यादा दे देगा, पर वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। आपने देखा होगा, अमीरों की जगहें, चाहे एक आर्केड भी हम खेलने भी जाते हैं, एक थोड़ा, मैं गरीब अमीर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ जो एक्सपेंसिव जगहें होती हैं, वहां पे आप कभी भी भीड़ नहीं देखोगे, क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव, ऑफ कोर्स बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब बहुत एक रूम में जब बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबके ऑरा टकरा रहे हैं, सबकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। मेट्रो में क्या होता है? मेट्रो में अगर मीडियम भीड़ भी है, आप गए हो, आप बैठ के गए हो, बैठ के आए हो, लेकिन फिर भी आप थकते हो। और वही जब आप कैब में आना जाना करते हो, तब आप नहीं थकते हो, क्योंकि कैब में आप आराम से बैठ के आओ, आपका ऑरा किसी से नहीं टकरा रहा है। अच्छा, करेक्ट। आपने लोगों की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं करी, है ना। मेट्रो में इतने सारे लोग थके हारे पसीने में, पता नहीं कहाँ से बेचारे अपना काम धंधा करके आ रहे हैं, थकान में सब आप एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। सीट पे बैठे बैठे भी आप थके हुए हो, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली लोगों का एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो। इसीलिए स्पिरिचुअल लोग
कभी भी भीड़ वाली जगह ज्यादा नहीं जा सकते, तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा अलग से जाने के लिए, उनको चलेगा। स्पिरिचुअल लोग बाहर का खाना नहीं खाएंगे, जो इंसान खाना बना रहा है, अब जो नॉट बिकॉज ऑफ द हाइजीन तो चलो एक रीजन है, वो एक अलग बात है, बट जो रोड पे खड़े होकर इंसान खाना बना रहा है, धूल मिट्टी आ रही है, वो तो चलो है ही ऑफ कोर्स, पर उसमें टेस्ट अच्छा होता है लेकिन वो जो वहाँ पे बना रहा है वो टेंशन में बना रहा है कि मेरे पे आज लोग आएंगे नहीं आएंगे, होगा कि नहीं होगा, उसकी थिंकिंग उसके अंदर जा रही है, उसकी थिंकिंग उसके अंदर जा रही है, उसकी एनर्जी उसके संग जा रही है, वो पता नहीं 2 पैग मार के आया है तब वो खाना बना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए बाहर का तो अब खाना मोस्टली जो अमीर इंसान है वो घर में अपने 3600 कुक रखता है, राइट, उसको पसंद है बाहर का खाना खाना, हर तरीके से पिज्जा इटालियन ये वो बाहर का ही खाना तो खा रहा है अमीर इंसान, पर उसने कुक घर पे रखा है, उसको ऐसे एक एनवायरनमेंट दिया है कि तुम यहाँ बनाओ, ये मेरा किचन है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड एनर्जी, करेक्ट। गरीब इंसान नहीं करेगा, गरीब मेड के संग भी चिक चिक करेगा। हमारे यहाँ पे मैं अपनी 2 दोस्तों के साथ रहती थी, तो मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ थी कि मेड आके खाना बनाएंगी, मेरा था कि मैं बना लूंगी सबके लिए, बट दे बोला कि नहीं मेड रख लेते हैं, हेल्प हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब हम छोटे थे मैंने कहा लेकिन डिसाइड मैं करूंगी कि कौन सी मेड हम रखेंगे, उन्होंने कहा ठीक है। पहले दिन मेड आई, वो आई पर हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने बोला क्यों, लेकिन इनका खाना तो इतना अच्छा था। मैंने कहा खाना अच्छा था, लेकिन वो खाना बनाते वक्त ना, जब वो खाना बनाती हैं वो टंग टंग करती हैं, मम्मियों की आदत देखी होगी आपने कि सब्जी चलाते वक्त बनाने के बाद वो टंग टंग बहुत जोर से करते हैं जी। मैंने कहा इससे साइकोलॉजिकली और उनके बिहेवियर से पता चलता है कि वो घर से अपनी चिक चिक करके आई थी। अगर वो चिक चिक करके नहीं आई होती और आराम से मूड में होती ना, तो वो आराम से ऐसे करती हैं। सब्जी ऐसे भी की जा सकती है, टंग टंग करने की जरूरत नहीं होती है। और भी बहुत सारे उनके जेस्चर्स थे, जब वो खाना बना रही थी ठंग ठंग हो रहा था बार बार, उनका कुछ थे ऐसे कि समझ में आ रहा था कि शी इज नॉट अ पॉजिटिव पर्सन, और उनके घर पे कुछ कांस्टेंट प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से 3-4 दिन आए थे उन्होंने खाना बनाया। मैं कहा नहीं ये सही नहीं है। दूसरे एक आए, उन्होंने बहुत अच्छा किया, खाना बहुत अच्छा बनाया, आराम आराम से इंजॉय करते करते उन्होंने खाना बनाया। तो मेरे फ्लैट में बोला कि अब इनको ले लेते हैं, इनका हो गया। मैंने कहा नहीं, इन्होंने बाद में सब कुछ वो क्लीन वगैरह कुछ नहीं किया, इसका मतलब इनको बहुत जल्दी है कहीं जाने की। इन्होंने बाद का कुछ भी नहीं किया, आके इन्होंने बहुत अच्छा वो सब किया, बट अगर ये जल्दी में है तो ये खाने में भी वो आएगा। इन्होंने बहुत सारे घर ले रखे हैं, इसका मतलब इन पे बहुत सारा काम है, तो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। मैं कहा क्योंकि एंजाइटी में वो इंसान जल्दी जल्दी एंजाइटी में खाना बना रहा है, तो हम भी वही खाना खा रहे हैं, और मेरे काम में मुझे बहुत पीस चाहिए। शायद हो सकता है दूसरे किसी काम में आप ये कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरे काम में नहीं हो सकता, तो फिर मैं खाना ही नहीं खा पाऊंगी, फिर मेरा फायदा नहीं है। फाइनली जाके वी गॉट अ मेड, तीसरी हमारी मेड आई, उन्होंने इतना पीसफुली काम किया, सफाई वफाई सब, एंड शी वाज लाइक अ मदर टू अस। वो किचन खोल के पहले खड़ी हुई हैं आराम से 15 मिनट की, कौन सी सब्जी पूछ रही है, कौन सी सब्जी कब आई है, कितने दिन पे आई है, उस हिसाब से इसको पहले बनाना है, ये बनाना है, ऐसे करके, बिकॉज शी अंडरस्टैंड एनर्जी। जब उनसे बात करा, जो उनका खाने का टेस्ट भी इतना लगाया, सेम खाना बन रहा है, सेम मसाले हैं, सेम सब्जियां हैं, सेम आटा है, पर उनके खाने का टेस्ट भी बहुत अलग है। क्योंकि उनसे बात करने के बाद पता चला कि उनके सारे बच्चे सेटल वेटल हो चुके हैं, उनके हस्बैंड की जॉब है, वो यहीं रहते हैं, वो अपने हस्बैंड के संग रहती हैं, उनके हस्बैंड कोई दारू वारू नहीं करते हैं, एकदम बढ़िया सीन है उनका, तो वो चुपचाप अपना, और उनको वो काम करना बहुत पसंद है क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ वही किया है, तो वो बहुत दिल से खाना बनाती हैं, बहुत आराम से खाना बनाती हैं। दैट्स हाउ वी चोज घर में पीस है ना उनके मैम, तो पीस करेक्ट, जिसके घर में पीस है तो उसके काम में भी पीस आती है। और जब से उन्होंने खाना बनाना शुरू किया, हम सबकी लाइफ, they don't believe this, now they do, कि हम सबकी लाइफ धीरे 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 करके बहुत बेटर होती गई, सिर्फ उस खाने की वजह से। तो ये जो एनर्जी का खेल है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। नेगोशिएट मत करो, बार्गेन मत करो। जब किसी स्पेल के लिए जा रहे हो तो अपना इंटेंशन बहुत क्लियर रखो। इंग्रेडिएंट्स को समझो, आपके किचन में ही आपको स्पेल करने का सारा इंग्रेडिएंट मिल जाएगा, आपसे बाहर से आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। सबसे इजीएस्ट वे है ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पेल और कास्टिंग अ स्पेल इज विद फूड। कैंडल वगैरह और पूजा पत्रा में तो आप मत ही जाओ, किचन में आओ सबसे पहले। पहले हर चीज को प्रॉपर पूरा साफ किया अच्छे से, एनर्जीज को समझा, एलिमेंट्स को समझा, उस हिसाब से अपना सब कुछ प्रिपेयर किया। आप सिंपल चाय भी बना रहे हो ना अगर, तो वो भी आपके लिए एक स्पेल है। अगर औरतें हैं या गर्लफ्रेंड्स हैं, आपको अपने हस्बैंड या पार्टनर के साथ बेटर इंटेंशन चाहिए कि ये मेरे से ज्यादा प्यार करे या मुझे ज्यादा अटेंशन दे, या जो भी इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, आप अपना पैन ले रहे हो,
अभी उसमें आपने पानी नहीं डालना है, उस Okay. पैन को आपने पहले सीधे गैस पे रखा, ठीक है, ओके गैस पे रखा, गैस ऑन किया, पैन में कुछ भी डालने से पहले, ठीक है, स्पून लिया, एक ही स्पून वो परमानेंट रखना है, दैट इज योर वॉन्ड, ठीक है, उसको 6 बार ऐसे घुमा के हल्का सा टंग कर दिया, ओके with having this intention that Okay. this person is in love with me deeply ओके and this person is never fearful of showing that love to me. ओके एक इंटेंशन डाल दिया, एक अफर्मेशन डाल दिया अपने आप खुद से बना के, हम्म ठीक है, और उसको बोलते बोलते से 6 बार क्लॉकवाइज घुमाया और धीरे से टंग कर दिया, नॉट टंग वाला टंग, बहुत प्यार से ऐसे टंग, ठीक है, इंटेंशन सेट हो गई, करेक्ट। फिर इसमें पानी डाला, ओके सेम 6 बार किया, टंग किया, ओके चाय पत्ती डाला, सेम 6 बार किया, टंग किया, Okay. हर इंग्रेडिएंट से पहले आप सेम स्टेप रिपीट करोगे, Okay. ठीक है, पोर करते वक्त भी आप सेम इंटेंशन पे रखोगे। ओके आई कैन गारंटी यू, ओके अगर आप ये सिर्फ 3 दिन भी कर लेते हो ना, विद अ वेरी पॉजिटिव इंटेंशन, ओके विद नो अटैचमेंट कि मुझे ऐसा मिल जाए, मुझे वैसा मिल जाए, ये मेरे वश में ना, ये सब नहीं, प्यार से, बहुत प्यार से, ठीक है, उस चाय का टेस्ट अलग होगा, उस चाय का पीने का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ओके कि अगर सामने वाले को चाय वो पीता भी नहीं है ना, और आपने जो भी सामान बनाया है, चाय बनाया है, कॉफी बनाया है, इंसान पीता भी नहीं है, तब भी वो पूरा पिएगा, उसको वो अजीब सा एक वो लगेगा कि वो चाय नहीं रख पाएगा। अगर वो सिर्फ चाय रख भी नहीं पा रहा है ना, आप इसी से समझ जाओगे द स्पेल वर्क्ड। पर स्पून सेम होना चाहिए मैम रोज से होना चाहिए। तो जाते जाते मैम हमारी ऑडियंस को आप कोई मनी अट्रैक्ट करने के लिए स्पेल देना चाहो तो? मनी अट्रैक्ट करने के लिए मैं ये एक तरीका बताऊंगी, अपना मनी जार जरूर बनाओ। ओके मनी जार कैसे बनाते हैं? हर इंसान के पास अपना खुद का मनी जार होना चाहिए। मनी जार बनाने का मतलब है आपने अपनी लक्ष्मी को बांध लिया। ओके अब आपकी लक्ष्मी आपसे कहीं नहीं जाएगी। वो ठीक है, कैसे होगा मैम? सबसे पहले ग्रीन कैंडल लेना है। ओके ग्रीन कैंडल को टेबल पे जला के सामने रख देना है। अब एक कांच का जार लेना है, इतना बड़ा, ठीक है, आप इससे थोड़ा और बड़ा कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर थिंग, जो भी अवेलेबल है, जो भी अवेलेबिलिटी है। इतना बड़ा कांच का ग्लास लिया, जार लिया, उसका एग्जैक्ट आधा आपने चावल लिया। ओके ठीक है, इस कांच के ग्लास में पहले धूप बत्ती कर लिया, उसको हल्का सा ऐसे सेज कर लिया। ठीक है, सेज हो गया, क्लेंस हो गया। फिर वो चावल डाल दिए। ओके फिर आपने 3 सिक्के, कोई भी किसी भी करेंसी के, वो 3 सिक्के आपने उसमें डाल दिए। ठीक है, ठीक है, एक बे लीफ लिया, उस बे लीफ पे अपना पूरा नाम, पूरा डेट ऑफ बर्थ, और पैसा वैसा नहीं मांगना है, बस ये लिखना है आई एम अबंडेंट। ओके आई एम अबंडेंट, बस इतना लिख दो। ठीक है, उसके ऊपर हल्का सा सिनेमन का जो पाउडर होता है वो स्प्रिंकल कर दिया। एक सिनेमन छोटा सा स्टिक भी ले लिया, उस बे लीफ को वो जो चावल का जार है उसके अंदर डाला, सिनेमन स्टिक को उसके अंदर डाला, उस जार को उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के इंटेंशन सेट कर दिया कि अब मैं संपूर्ण हूँ फाइनेंशियली। बस उसके बाद उसका लिड बंद किया, एक छोटा सा पायराइट का क्लस्टर ले लिया, रॉ पायराइट आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगा। आपने उस जार के ऊपर रखा। अब ये जो कैंडल आपने यहाँ जलाई थी ग्रीन कलर की, उसको आपने ऐसे करके टिल्ट किया कि उसका वैक्स पूरा पायराइट से होता हुआ जार पे ऐसे करके पूरा बनता जा रहा है। वो पूरा वैक्स आपको जब तक वो खत्म हो जाएगी कैंडल, पूरा उसको पूरा बंद होने देना है। ये आपका मनी जार रेडी हो गया। अब इस मनी जार को आपको नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हो, बट ऐसे रखना है कि अगर कोई उस कमरे में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पे रखा है, तो वो ढका हुआ है किसी चीज से, लेकिन पूरी तरीके से कवर्ड नहीं है। मतलब उससे हवा पास हो रही है, उसके आसपास से ऊपर नीचे से हवा पास हो रही है, प्रॉपर फ्लो ऑफ मनी हो रहा है, पर उसको ढका हुआ है कि किसी की नजर नहीं पड़ रही, किसी को दिख नहीं रहा है कि यहाँ आपका पैसा रखा है। एंड बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा अगर आपने उसके आगे अ पेयर ऑफ आउल को बिठा दिया। एक ऐसा स्टैचू जिसमें 2 उल्लू हैं। उल्लू हमारे लक्ष्मी जी की सवारी होते हैं, तो अगर आपने उनको बिठा दिया प्रोटेक्शन के लिए कि अब ये मेरा पैसा प्रोटेक्ट करेंगे, इसका सबसे बड़ा चीज है कि आपके पैसे को कभी नजर नहीं लग सकती। आप करो शो ऑफ, आप खरीदो चीजें, अगर नजर लग जाए आप अपना नाम बदल देना, कोई नहीं सकता, ना नजर लगेगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली खर्चे बढ़ा दो। अब आपने क्योंकि उसमें कुछ पैसा नहीं मांगा कि मुझे इतना लाख चाहिए या मुझे उतना करोड़ चाहिए, नहीं, आपने बोला मैं अबंडेंट हूँ, अब चाहे मैं कितना भी खर्चा करूं, मैं कितना भी कमाऊं, मुझे हमेशा संपूर्ण महसूस होगा। मुझे हमेशा ये महसूस होगा कि मेरे पास तो बहुत है, मेरे पास तो बहुत। अब तुम करो खर्चे, अब तुम आजमाओ यूनिवर्स को। अगर आपने सच में उसमें टेंशन डाल दिया अपना, आप बस 1 महीना अपने खर्चे बढ़ा दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लो, EMI बढ़वा लो अपने ऊपर,
क्योंकि अब वो जो अबंडेंट वर्ड है ना जो आपने वो फ्रीज कर दिया है वहां हम्म। पे, वो आपका अकाउंट कभी खाली नहीं होने देगा, ओके, कभी भी नहीं. सो दिस इज द easiest and the best remedy that you can do for yourself. तो थैंक यू मैम फॉर कमिंग इन माय शो. Thank you so much, Jatin, for थैंक यू having मैम. me.